नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का सेकंड डेरिवेशन। ये हमारा सेकंड डेरिवेशन होने वाला है। इससे पहले हमने एक डेरिवेशन प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं tan v पोजीशन। tan v पोजीशन, इसे हम अनुदैर्घ्य स्थिति बोलते हैं। अनुदैर्घ्य एग्जाम में ज्यादातर एक तरह से आता है निरक्षीय स्थिति से, तो हम लोग को मोस्टली इसको याद रखना है निरक्षीय स्थिति के नाम से। इंग्लिश में हम लोग इसे बोलते हैं tan v पोजीशन। इस तरीके से करके हमें इसको याद रखना है मेनली निरक्षीय स्थिति के नाम से। देखिए, इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो इक्विलिटरल भी बोलते हैं इसको, और एक तो इक्विलिटरल हो गया, और एक जो सेकंड नाम है जिसे हम बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन, तो ब्रॉड साइड ऑन भी हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो, इसको आगे समझते हैं। सबसे पहले तो हमें इसका डायग्राम समझना पड़ेगा। तो मान के चलते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल हमने बना लिया है। मान के चलिए हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल में ये हमारे चार्जेस हैं, ये हमारा -q और ये हमारा +q। तो -q और +q, और ये हो गया हमारा मिडिल पॉइंट, यानी कि हमारा सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु, जिसको हम नाम दे सकते हैं O, या आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे सकते हैं। और हमें पता है इसकी लंबाई हमें कितनी लेनी है, L + L करके। लास्ट चैप्टर में हमने इसको, लास्ट वीडियो में हमने इसको 2L करके पढ़ा था। अब देखिए, निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि इसके अक्ष पर कोई भी बिंदु ना हो, जो भी हमारा प्रेक्षण बिंदु है जिस पर हमें इसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निकालनी है, वो इसके अक्षीय स्थिति पर कहीं भी ना हो, फिर चाहे छोड़कर कहीं भी हो सकती है। तो अभी जो हमारी स्थिति है वो एकदम रहेगी ब्रॉड साइड ऑन पर, यानी कि बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर हम एक पॉइंट लेंगे, और ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा डेरिवेशन के लिए। तो मान के चलते हैं, इसको ड्रॉप कर देते हैं, इसको आपको नोट करके लिख लेना है। देखिए, इसको आगे बढ़ाते हैं और हम लेते हैं एक हमारा पॉइंट जिस पर हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये हमारा कोई पॉइंट हो गया P, कैपिटल P से हमने इसको डिनोट किया है। ये O से बिल्कुल R दूरी पर है। हमने मान के चला है कि ये O से R दूरी पर सिचुएटेड है। इस लाइन को बिल्कुल सीधा बना सकते हैं, तो हम इसको सीधा बना, ये हो गया हमारा कोई पॉइंट है P, जो कि R दूरी पर है O से। अब देखो, हमने इसको नेमिंग भी कर दी A और B के नाम से। तो A और B के नाम से हमने इसकी नेमिंग कर दी है। A से P तक की जो लेंथ है वो हमें निकालनी पड़ेगी डिस्टेंस, B से P तक की डिस्टेंस भी हमें निकालनी पड़ेगी। तो देखो, हम सबसे पहले तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें, इस डायग्राम को ध्यान से देखें, तो हमें यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज देखने को मिलेगा, जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने पर ये हमारा R और ये हमारा L, तो हमारा जो कर्ड होगा वो कर्ड बनेगा √में R² + L²। तो ये हमारी दूरी निकल आई BP, और इसी को हम AP भी कह सकते हैं। तो ये हमारी दूरी है AP करके या फिर BP करके। तो इतनी लेंथ हमारी √में R² + L², और इतनी दूरी भी हमारी √में R² + L² बन गई। अब देखो, हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है E। तो A से हमारी जो A की डायरेक्शन होगी, क्योंकि A हमारा माइनस का है, तो इस पर डायरेक्शन आती हुई होगी। माइनस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आती हुई होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इस पर आती हुई आती है, अनंत से शुरू होकर
इस पर समाप्त होगी। तो ये हो गया हमारा E2, इसकी वजह से जो हमने डायरेक्शन मान ली वो मान ली है E2 माइनस की वजह से। अब प्लस क्यू की वजह से मानना है, तो प्लस क्यू से डायरेक्शन जाते हुए होती है, अनंत की तरफ जाते हुए। वैद्युत क्षेत्र की दिशा E से जो होगी B से जाते हुए, क्योंकि प्लस से निकलती हुई डायरेक्शन होती है। तो ये हो गया हमारा E1 और ये हो गया हमारा E2। अब देखो, अगर आपने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला वीडियो देखा हो तो आपने देखा होगा कि रिजोल्यूशन किस प्रकार से करते हैं। देखो, थोड़ा सा रफ वर्क यहाँ पे लेते हैं। मान के चलो ये कोई हमारा वेक्टर है F करके, या हमने E करके ही मान लिया, तो इसके हमें दो रिजोल्यूशन मिलेंगे, एक तो क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर हमें ऊपर या नीचे देखने को मिलता है, क्षैतिज हमें साइड में देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा ऊर्ध्वाधर, जो कि डिनोट होगा साइन थीटा से, और ये होगा हमारा कॉस थीटा से। तो ये हमारा ई कॉस थीटा, ये हमारा ई साइन थीटा। अब देखो, यहीं पर इसको सेम अप्लाई करके देखो यहाँ पर किस तरीके से एप्लीकेबल होगा। मान के चलो हमारा P पॉइंट है, और P पॉइंट पर हमने E1 के लिए हमें निकालना है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो एक तो होगा क्षैतिज घटक, क्योंकि अब इसकी डायरेक्शन इस साइड है, लेफ्ट साइड, तो ये लेफ्ट साइड पर इसका क्षैतिज घटक हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्षैतिज घटक E1 cos थीटा, और जबकि साइन थीटा जो होगा वो ऊपर जाएगा। तो ये हो गया हमारा E1 sin थीटा, ये हो गया हमारा E1 sin थीटा। अब देखो, माइनस क्यू के लिए किस तरीके से होगा। माइनस क्यू के लिए E2 इस साइड आ रहा है, नीचे है तो लेफ्ट साइड पर ही, लेकिन नीचे की तरफ, तो इसका जो साइन थीटा वाला घटक होगा वो नीचे की तरफ हो जाएगा। तो ये होगा E2 sin थीटा, E2 sin थीटा। और अगेन इसका इस साइड होगा जो क्षैतिज घटक, तो इसी पर ओवरलैप हो जाएगा, और ये बनेगा E2 cos थीटा। देखो, हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं दोनों की डायरेक्शन के लिए अलग अलग। देखो, हमारा E1 जा रहा था इस तरीके से, तो हमारे रिजोल्यूशन हुए इस तरीके से और इस तरीके से। ये हमारा क्षैतिज है और ये हमारा ऊर्ध्वाधर है। अब सेकंड वाले के लिए किस तरीके से गया, सेकंड वाले के लिए इस तरीके से है। तो इसका रिजोल्यूशन कैसे हुआ, नीचे की तरफ साइन थीटा करके, यानी इसका ऊर्ध्वाधर है, और इस तरीके से कॉस थीटा करके, क्योंकि इसका क्षैतिज है। इस तरीके से हम इस एरो को देखते हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम करते हैं। तो अब देखिए, इसको समझिए। अगेन हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल था AB नाम करके, उसका सेंटर पॉइंट O है, O से P की लेंथ R है, डिस्टेंस R है। P से हमें A और B की डिस्टेंस निकालनी पड़ी, जिसके लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है। लेंथ निकल के डिस्टेंस जो निकली है √r² प्लस l²। इसके बाद जो P पर जो E नेट क्या लग रहा है उसे फाइंड आउट करने के लिए हमें E1 और E2 के लिए रिजोल्यूशन करना पड़ा उनके वेक्टर्स का। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में ना आया हो तो फिर से एक दो बार रिपीट करके देखो बार बार। 100 बात की एक बात यह है कि हमने P पर E1 और E2 का रिजोल्यूशन कर दिया। E2 का रिजोल्यूशन हुआ E2 sin थीटा और E2 cos थीटा। E1 का रिजोल्यूशन हुआ E1 sin थीटा और E1 cos थीटा, क्योंकि ये होते हैं ऊर्ध्वाधर, और जबकि क्षैतिज जाते हैं इस तरफ। इसकी डायरेक्शन को देखिए, अगर ये यहाँ होता तो इसका क्षैतिज घटक इस साइड जाता, अगर यहाँ होता तो इसका क्षैतिज घटक भी इस साइड जाता, अगर ये ऊपर होता तो इसका भी ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर होता, यानी E2 अगर ऊपर की तरफ होता तो इसका भी ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर की तरफ होता। आप इस डायग्राम को देख के समझ सकते हैं। अब देखो, आगे बढ़ते हैं। इस डायग्राम को नोट कर लो अच्छे तरीके से, और फिर इसको आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगेन डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अब आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हमने एक साइड में आपको चित्र में स्क्रीन पर एक डायग्राम दे दिया है, जिसको आप देख देख के डेरिवेशन को साथ साथ में समझते चलेंगे। तो हमारा पहला तो हमें निकालना पड़ेगा E1, फिर निकालना पड़ेगा E2। अब देखो, साइन थीटा के साथ और कॉस थीटा के साथ क्या हुआ, आप अगर वीडियो में देख सकते हो तो साइन थीटा ऊपर की तरफ जा रहा था, साइन थीटा ऊपर की तरफ जा रहा था। अगर हमारा ये पॉइंट P है तो इस पर हमारा जो साइन थीटा था E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा की दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट थी, और क्योंकि दोनों ही पॉइंट -q प्लस q दोनों ही P से सेम डिस्टेंस पर लोकेटेड है, इस वजह से दोनों की वजह से जो
वैद्युत क्षेत्र लगेगा वो इक्वल लगेगा। इस वजह से E1 sin थीटा और E2 sin थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये तो निरस्त हो गए E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। अब बचते हैं हमारे पास cos थीटा। पहले हम निकाल लेते हैं हमारा E1। तो E1 था हमारे प्लस क्यू की वजह से। E1 किसकी वजह से था? प्लस क्यू की वजह से। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लस क्यू की वजह से, और हमारी जो डिस्टेंस आई थी अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर करके आई थी। अब हम निकालते हैं E2। हमें इसकी डायरेक्शन भी लिख देते हैं। अगर E1 की देखो डायरेक्शन अगर हमें चाहिए हो तो ये हो गया हमारा ड्यू टू प्लस क्यू, और डायरेक्शन हो गई हमारी, क्योंकि देखो जो E1 होगा वो प्लस का होगा तो उसकी डायरेक्शन रहेगी B से लेके P की तरफ। लेकिन जो हमारा E2 है वो माइनस की वजह से है तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसकी भी हमने इतनी डिस्टेंस निकाली थी। ये है हमारा ड्यू टू माइनस क्यू, और इसकी डायरेक्शन है हमारी P से A की तरफ जाती है। अगर आप डायग्राम में देखें तो P से A की तरफ इसकी डायरेक्शन है जाती हुई। अब देखो हमें क्या करना है, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा तो आपस में क्या हो गए थे, कैंसिल हो गए थे, निरस्त हो गए थे। लेकिन जो cos थीटा घटक है, क्योंकि cos थीटा घटक आपस में अति व्याप्त हो जाते हैं, आपस में अति व्याप्त हो जाते हैं। तो इस वजह से अब देखो क्या होगा, आगे की कंडीशन क्या बनेगी, जो हमारा E नेट होगा, जो हमारा E नेट होगा वो होगा हमारा E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। क्यों? क्योंकि cos थीटा 1 और cos थीटा बचे रह गए थे, जो E1 और E2 के घटक हैं। अब देखो क्या करेंगे, क्योंकि E1 और E2 इक्वल है, क्योंकि देखो B से P की दूरी और A से P की दूरी दोनों इक्वल हैं, इस वजह से E1 और E2 की वैल्यू भी सेम होगी। इस वजह से उनके cos थीटा घटक भी होंगे बिल्कुल सेम बराबर। तो क्योंकि E1 बराबर हो गया E2 के, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी हमें लिख रहा, तो हम लिख सकते हैं 2E cos थीटा। इसके अकॉर्डिंग हमने एक सिंगल E ले लिया, हमने मान लिया कि ये सिंपल एक E के अकॉर्डिंग इक्वल ले लिया। तो ये हो गया हमारा E नेट। अब देखो हमें इसकी वैल्यू पुट करानी है, तो E की जो वैल्यू है चाहे तो ये वाली रख दो चाहे ये वाली रख दो। कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर करके। अब cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो देखो cos थीटा की वैल्यू जो भी डायग्राम है, डायग्राम के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। इस तरीके से जो भी हमारा करके डायग्राम है उसमें अगर आप देखो कि हमने यहाँ पर रिजोल्यूशन किया है इस तरीके से, तो यहाँ पर थीटा बना है और यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी थीटा। तो अगर आप डायग्राम के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये वाली जो लाइन है बिल्कुल सीधी जा रही है, जो तो जितना थीटा ये होगा उतना ही थीटा ए वाला होगा, तो दोनों थीटा सेम होगा, इक्वल। अब हमें वैल्यू निकालनी है cos थीटा की। यहाँ पर हम लगाएंगे मैथमेटिकल फॉर्मूला यानी पाइथागोरस प्रमेय। तो cos थीटा बराबर होता है किसकी, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण की। तो हमारा आधार क्या था हमारा, अब देखो ये हमारा इससे जुड़ा हुआ है, ये हमारा R है, ये हमारा L है। तो हमारा जो कोण जिस भुजा से जुड़ा होता है, कर्ण को छोड़ के, सबसे बड़ी भुजा को छोड़ के जिस भुजा से वो जुड़ा होता है वो हमारा आधार होती है। तो ये हमारा L हमारा आधार है, और कर्ण हमने निकाल लिया था अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक ना हमारा क्लियर। तो हम cos थीटा की वैल्यू रखते हैं, तो cos थीटा की वैल्यू है L अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हमारा E नेट करके निकल आया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे आगे उसको और देखते हैं। अच्छा देखो इस पूरे डेरिवेशन में एक चीज छूट गई हमसे, जो कि हमारा स्क्वायर था, यहाँ पर हमारा स्क्वायर होगा। तो अब देखो स्क्वायर करने के बाद हमारे पास यहाँ पावर टोटल कितनी होगी, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारे पास जो पावर होगी टोटल हो गई 1 और 1/2 यानी 3/2। अब देखो इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे कैसे सॉल्व होगा। अब देखो आगे देखते हैं, E नेट इक्वल करके कितना आया है, E नेट इक्वल करके आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। दो को भी हमें ध्यान में रखना है कि हमारे पास 2 भी है मल्टीप्लाई में, तो हो गया हमारा 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और इनटू में Q। अब देखो हमारे पास है Q और L भी है,
तो Q इंटू एल, और ये हो गया हमारा अंडर रूट में जो था स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो ध्यान देना है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो पावर हो गई 1 और आधी पावर यहाँ पर है, तो 1 और आधा 3/2, ये हो गई पावर 3/2। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, क्योंकि Q इंटू 2L होता है P के ऊपर, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं P। तो ये हमारा जो हो गया क्वेश्चन पूरा 1/4πε0 के P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और पावर में 3/2। ये हमारा ई नेट निकल के आया है टोटल, किसके लिए, वैद्युत द्विध्रुव के लिए। लेकिन एक स्थिति तब के लिए जब हमारा वैद्युत द्विध्रुव बड़ा हो, तो ये हमारे बड़े द्विध्रुव के लिए, बड़े द्विध्रुव के लिए। अब देखो अगर मान के चलो हमारा द्विध्रुव छोटा हो, अगर हमारा द्विध्रुव छोटा होगा तो स्थिति क्या बनेगी, छोटे द्विध्रुव के लिए, छोटे द्विध्रुव की स्थिति में जो L होगा हमारा बहुत छोटा होगा R से, जैसा कि सेम पिछले डेरिवेशन में हुआ था। तो जो हमारा डेरिवेशन होगा जैसे पिछले सवाल में होता उसी तरीके से आगे बढ़ेगा। तो हमारा जो ई नेट है, ई नेट में हम L को L टेंड्स टू 0 कर देंगे, तो 1/4πε0 के P अपॉन, अब देखो क्योंकि L स्क्वायर तो हो जा रहा है 0, तो R की पावर है स्क्वायर और R की पावर है स्क्वायर। देखो थोड़ा सा रफ वर्क यहाँ पर देखो, R स्क्वायर और उसकी पावर में भी 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाना है, तो यहाँ पर हो गया R की पावर सिर्फ 3, R की पावर कितना हो गया, सिर्फ बचा है 3। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, R स्क्वायर और उसकी पावर में बचा 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि R³ बाकी रह गया। अब इसमें एक नोट भी बनता है, ये हमारा फाइनल डेरिवेशन है जिसमें हमारा E इलेक्ट्रिक फील्ड है, R डिस्टेंस है प्रेक्षण बिंदु से हमारे केंद्र बिंदु तक के लिए, P हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम है और 4πε0 K में हमारा K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इन सभी का जो स्टेटमेंट है वो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा डेरिवेशन को पूरा करने के बाद। अब देखो हमारा जो कंक्लूजन क्या निकल के आया, कंक्लूजन निकला है कि निरक्षीय स्थिति में जो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से वैद्युत क्षेत्र होता है, यानी वैद्युत द्विध्रुव की वजह से वैद्युत क्षेत्र होता है, वो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो दूरी के घात होती है उसके घन के, यानी त्रिघात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम घन की घात के घन इस तरीके से भी कह सकते हैं कि दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेकंड नोट टेबल क्या है, क्योंकि हमारा जो ई नेट निकला था, यानी कि हमारा जो निकला था ई अक्षीय के लिए, वो इससे दुगना था जो कि है निरक्षीय के लिए। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दुगनी होती है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। इन सभी नोटों को अच्छे से आपको लिखना है पूरा, विद स्टेटमेंट विद थ्योरी कंप्लीट। इस पूरे के पूरे डेरिवेशन को एक बार फिर से हम रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक डेरिवेशन था ए बी करके, उसका मिडिल पॉइंट था ओ से आर दूरी पर एक प्रेक्षण बिंदु पी था, और पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखनी थी कितनी है। तो ए पर क्योंकि हमारा जो पॉइंट था, ए पर था हमारा -Q, बी पर था हमारा जबकि +Q। तो -Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती हुई, +Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जाती हुई, और उसके बाद हमने E1 और E2 की डायरेक्शन हमने अप्लाई की थी और दोनों के फिर रिजोल्यूशन निकाल लिए थे। तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा आपस में ओवरलैप हो गए थे, जबकि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा आपस में कैंसिल हो गए थे। हमने E1 और E2 के फॉर्मूला अप्लाई किया 1/4πε0 के Q/r² की मदद से। तो हमारा E1 ही निकला, E2 ही निकला। जो हमारी लेंथ थी A से P से B, तो उसके लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है। आप वीडियो को फिर से थोड़ा सा पीछे ले जाके देख सकते हैं। इसके बाद cos थीटा हमने आपस में देखी, जब ओवरलैप हो गए तो हमारी जो नेट डायरेक्शन थी वो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा थी। इसके बाद दोनों को हमने जोड़ दिया, क्यों? क्योंकि E1 इक्वल था E2 की। अगर इक्वल नहीं होते तो हम नहीं जोड़ते, फिर ऐसा पॉसिबल नहीं था। उसके बाद हमने E की जो वैल्यू थी वो पुटअप कराई, cos थीटा की वैल्यू निकाली हमने किससे? पाइथागोरस थ्योरम से, जो भी हमारा डायग्राम था उससे।
तो इसके बाद हमने 2QL इसके लिए हमने एक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जो क्या इक्वल पी के। इसके बाद ये जो पूरा फॉर्मूला निकल के आया है वो बड़े द्विध्रुव के लिए है। छोटे द्विध्रुव के लिए हमें L क्योंकि बहुत छोटा लेना पड़ेगा R के कंपैरिजन में, तो L टेंस टू 0 हो जाएगा। हमने बिल्कुल नेग्लिजिबल ले लिया। इसके बाद R की पावर स्क्वायर था और उसकी पावर था 3/2, 2 से 2 कैंसिल R3, तो E नेट इक्वल हुआ 1/4πε0 के P/R3। ये हमारा आज का डेरिवेशन था। अगले वीडियो में हम फिर से एक डेरिवेशन इस तरीके से लेकर आएंगे। इसका मात्रक है न्यूटन पर कूलम। एक मात्रक और होता है वोल्ट पर मीटर करके, लेकिन हम अभी इस चैप्टर में न्यूटन पर कूलम ही यूज करेंगे। ठीक, इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करें।